नमस्कार, न्यूज एट 9 प्रोग्राम में आपका स्वागत है। मैं हूं अमृत उपाध्याय। आइए जल्दी से देखें आज के हेडलाइन। 7 और उत्पादों को मिला जीआई टैग। राजस्थान और गोवा के उत्पाद शामिल, मनकुराड आम और जोधपुर बांधेज जैसे उत्पाद शामिल। चीन और पाकिस्तान के बीच हुए 6 समझौते, सीपेक के तहत हुए हैं ये समझौते। भारत जताता है इस प्रोजेक्ट पर विरोध। और आईपीसीसी के चुनाव हुए संपन्न, 7th असेसमेंट की हुई शुरुआत। WMO और यूनेप ने किया है आईपीसीसी का गठन। चलिए खबरों की शुरुआत करें। भारत के तकरीबन 7 उत्पादों को जीआई टैग से नवाजा गया है। इनमें 4 उत्पाद राजस्थान से और 3 उत्पाद गोवा के शामिल हैं। इसमें राजस्थान से उदयपुर कोफ्तगारी मेटल क्राफ्ट, बीकानेर काशिदकारी क्राफ्ट, जोधपुर बांधेज क्राफ्ट और बीकानेर उस्ता कला क्राफ्ट शामिल हैं। वहीं गोवा का मनकुराड आम और गोवा बेबिनका शामिल है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश के जालेसर धातु शिल्प को जीआई टैग से नवाजा गया है। मनकुराड आम को पुर्तगालियों ने मालकोराडा नाम दिया था, जिसे कोंकणी भाषा में मनकुराड आमो कहा जाने लगा। बेबिनका को क्वीन ऑफ गोवन डेजर्ट्स भी कहा जाता है। यह एक भारतीय पुर्तगाली पुडिंग है। उत्तर प्रदेश के एटा जिले में स्थित जालेसर में तकरीबन 1200 छोटी छोटी यूनिट्स हैं जो घुंघरू, घंटी और सजावटी मेटल क्राफ्ट पर काम करते हैं। जोधपुर बांधेज क्राफ्ट राजस्थान की बांधने और रंगने की प्रसिद्ध कला है। इस कला में मलमल और रेशम के कपड़े का इस्तेमाल किया जाता है। कॉटन का इस्तेमाल फैब्रिक को बांधने के लिए किया जाता है। बीकानेर उस्ता कला में गोल्डन रंग की ज्यादा मौजूदगी के चलते इसे गोल्ड नक्काशी और गोल्ड मनौती नाम दिया गया है। ऊंट की खाल पर इस कला को दापगर समुदाय के द्वारा तैयार किया जाता है। चीन और पाकिस्तान के बीच सीपेक यानी चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर के तहत 6 समझौते किए गए। ये समझौते चीन पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर के 2nd फेज के तहत किए गए हैं। इस दौरान सीपेक के 10 साल पूरे होने पर एक समारोह का भी आयोजन हुआ। इस प्रोजेक्ट के तहत साल 2013 से पाकिस्तान में अवसंरचना से जुड़े प्रोजेक्ट्स को तैयार किया जा रहा है। सीपेक पाकिस्तान के ग्वादर पोर्ट को चीन के शिनजियांग प्रांत से जोड़ता है। इस प्रोजेक्ट का विरोध भारत के द्वारा किया जा रहा है। दरअसल ये प्रोजेक्ट पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर से होकर गुजरता है। गौरतलब है कि सीपेक शुरुआत में एक $46 बिलियन का प्रोजेक्ट था, जिसे बाद में बढ़ाकर $62 बिलियन किया गया था। इस प्रोजेक्ट से जुड़े मुख्य समझौते साल 2013 में हुए, हालांकि इसे आधिकारिक तौर पर 2015 में लॉन्च किया गया। आपको बता दें कि चीन दुनिया को जमीन और समुद्र के रास्ते एक कॉरिडोर के तहत घेर रहा है, जिसे बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव नाम दिया जा रहा है। जानकार इसे 21वीं शताब्दी के सिल्क रोड का दर्जा देते हैं। चीन इस पहल के तहत 60 से अधिक देशों में अवसंरचनात्मक प्रोजेक्ट चला रहा है। चीन की BRI पहल को वैश्विक स्तर पर चाइनीज मार्शल प्लान के तौर पर जाना जाता है। चलिए आगे बढ़ें, उससे पहले आप सबके लिए एक ज़रूरी सूचना। स्टडी IQ IAS हिंदी की टीम अब नए बैच के साथ 11 अगस्त 2023 से सुबह 8 बजे आपके लिए एक सरप्राइज ला रही है। ये बैच इंग्लिश, हिंदी और इंग्लिश तीनों भाषाओं में एक ही समय पर शुरू किया जा रहा है। कोर्स की सबसे बड़ी खासियत है, प्रीलिम्स क्लियर करने वाले स्टूडेंट्स के लिए स्टडी IQ की तरफ से निःशुल्क आवासीय सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी और आपके मेंस की पूरी तैयारी कराई जाएगी। इंटरव्यू के लिए भी आपको डेफ का 1-to-1 एनालिसिस किया जाएगा। साथ ही बहुत सारे और फीचर्स शामिल हैं। डिस्काउंट हासिल करने के लिए आपको अमृत लाइव कोड यूज करना है। इससे ये कोर्स आपको केवल 29,999 रुपए में हासिल हो सकेगा। कोर्स के संबंध में ज्यादा जानकारी के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहां एक लिंक दिया हुआ है, उस पर क्लिक कर लीजिए। हाल ही में आईपीसीसी यानी इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज के चुनाव संपन्न हुए। ये चुनाव आईपीसीसी के 59वें सत्र की बैठक में संपन्न हुए। बैठक केन्या के नैरोबी में आयोजित हुई थी। चुनाव संपन्न होने के साथ ही 7th असेसमेंट साइकिल की भी शुरुआत हो गई है। आईपीसीसी को साल 1988 में विश्व मौसम विज्ञान संगठन WMO और UN एनवायरमेंट प्रोग्राम यानी UNEP के द्वारा गठित किया गया था। आईपीसीसी असेसमेंट रिपोर्ट्स जारी करता है। ये असेसमेंट रिपोर्ट्स जलवायु परिवर्तन की ऑथेंटिक जानकारी मुहैया कराने के लिए मशहूर हैं। आईपीसीसी ने अभी तक 6 असेसमेंट रिपोर्ट्स जारी की हैं। लास्ट रिपोर्ट मार्च 2023 में जारी की गई थी। आईपीसीसी सरकारों से बना एक संगठन है। इसमें UN या WMO के सदस्य देश शामिल होते हैं। वर्तमान में आईपीसीसी में 195 सदस्य शामिल हैं। आईपीसीसी खुद से रिसर्च कंडक्ट नहीं करता, बल्कि तैयार रिपोर्ट्स के असेसमेंट का काम करता है।
भारत के आर.के. पचौरी ने आईपीसीसी के 4th and 5th असेसमेंट साइकिल की अध्यक्षता की थी। हालिया चुनावों में आईपीसीसी की अध्यक्षता जेम्स इस्किया को सौंपी गई है। वे इंपीरियल कॉलेज लंदन में प्रोफेसर हैं। भारत की सर्टिन यानी कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम ने अकीरा जो कि रैंसमवेयर है उसे लेकर अलर्ट जारी किया है। यह रैंसमवेयर विंडोज और लाइनेक्स दोनों तरह की डिवाइसेस को टारगेट कर रहा है। यह डिवाइसेस से डेटा चोरी करता है और एन्क्रिप्शन दोनों के लिए जिम्मेदार है। यह रैंसमवेयर डिवाइस की रिकवरी के लिए डबल रैंसमवेयर की मांग कर रहा है। यह रैंसमवेयर डिवाइस के डेटा को एन्क्रिप्ट करके रैंसम के लिए नोट छोड़ रहा है। यदि पीड़ित रैंसम पे न कर पाए तो उनके डेटा को डार्क वेब ब्लॉग पर जारी करने की धमकी दी जा रही है। आमतौर पर रैंसमवेयर फिशिंग ईमेल, ड्राइव बाय डाउनलोड और रिमोट डेस्कटॉप कनेक्शन के जरिए अटैक करता है। सर्टिन ने लोगों को बेसिक इंटरनेट हाइजीन और रैंसमवेयर के लिए प्रोटेक्शन टूल्स के इस्तेमाल की सिफारिश की है। इसके अलावा क्रिटिकल डेटा का ऑफलाइन बैकअप करने की सलाह भी दी है। आपको बता दें कि रैंसमवेयर एक ऐसा मालवेयर होता है जो किसी संस्था या व्यक्ति को कंप्यूटर फाइल की एक्सेस देने से रोकता है। साइबर अटैकर्स रैंसमवेयर के अटैक के जरिए संस्थाओं को ऐसी स्थिति में पहुंचा देते हैं जहां उन्हें रैंसम देकर फाइल्स डिक्रिप्ट करवाना ज्यादा सस्ता पड़ता है। आइए जल्दी से देखें आज क्या है खास रैपिड न्यूज में। ओबीसी सब कैटेगराइजेशन के लिए गठित आयोग ने अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को सौंप दी है। इस आयोग को केंद्र की ओबीसी सूची में सुधार के मकसद से गठित किया गया था। आयोग के अध्यक्ष दिल्ली हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज जी रोहिणी थे। मन की बात के 103वें एपिसोड में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भोजपत्र कैलीग्राफी की चर्चा की थी। उन्होंने बद्रीनाथ के नजदीक बसे माना गांव की महिलाओं द्वारा किए जा रहे इस बिजनेस के सिलसिले में इसे हाईलाइट किया था। माना गांव भारत चीन की सीमा से पहले बसा आखिरी गांव है। भोजपत्र या हिमालयन बिर्च 3000 मीटर की ऊंचाई पर पाया जाने वाला पेड़ है। इसकी छाल को पेपर की तरह इस्तेमाल किया जाता है। लोकसभा में पेश जानकारी के मुताबिक 15वें वित्त आयोग ने 1.28 करोड़ रुपए का फंड सभी राज्यों के स्टेट डिजास्टर रिस्पांस फोर्स को एलोकेट किया है। वित्त आयोग एक संवैधानिक संस्था है। इसका जिक्र संविधान के अनुच्छेद 280 में किया गया था। यूनेस्को ने इटली की आइकॉनिक सिटी वेनिस को वर्ल्ड हेरिटेज साइट इन डेंजर में शामिल करने की बात कही है। यूनेस्को की रिपोर्ट के मुताबिक ये शहर ओवर टूरिज्म, ओवर डेवलपमेंट और बढ़ते समुद्र स्तर के चलते इरिवर्सिबल डैमेज के जोखिम का सामना कर रहा है। इटली का वेनिस शहर 5वीं शताब्दी में स्थापित हुआ था और 10वीं शताब्दी तक बड़ी समुद्री ताकत के तौर पर उभरा। इस शहर को सिटी ऑफ कैनाल्स और फ्लोटिंग सिटी के तौर पर जाना जाता है। आइए अब जल्दी से देखें आज के बुलेटिन पर आधारित क्या प्रश्न बन रहे हैं। पहला सवाल है, हाल ही में मनकुराड आम को जीआई टैग से नवाजा गया। ये आम भारत के किस राज्य में पाए जाते हैं? महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटका, उत्तर प्रदेश। अगला सवाल है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आईपीसीसी को डब्ल्यूएमओ और डब्ल्यूडब्ल्यूएफ के द्वारा गठित किया गया है। आईपीसीसी अपनी रिसर्च खुद कंडक्ट करता है। उपर्युक्त में से कितने कथन सही हैं? केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, न तो एक नहीं दो। और आइए अब देखें पिछले बुलेटिन में मैंने आपसे क्या सवाल पूछे थे और उनके सही जवाब क्या हैं। पहला सवाल था, देश में सबसे ज्यादा बाघ किस टाइगर रिजर्व में पाए जाते हैं? नागरहोल, बांदीपुर, जिम कॉर्बेट या फिर बांधवगढ़। सही जवाब है विकल्प सी यानी जिम कॉर्बेट। अगला सवाल है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नाइजर अफ्रीका के पश्चिमी तट पर स्थित देश है। NAAC यूजीसी के तहत एक स्वायत्त संस्थान है। वर्ल्ड क्वाइन प्रोजेक्ट आइडेंटिटी एंड फाइनेंशियल नेटवर्क बनाने के लिए काम कर रहा है। उपर्युक्त में से कितने कथन सही हैं? केवल एक, केवल दो, सभी तीन, इनमें से कोई नहीं। सही जवाब है विकल्प बी यानी दो ही कथन सही हैं। नाइजर एक लैंडलॉक्ड देश है। तो आज इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। कल रात 9 बजे आपसे मुलाकात होगी। अगर आप इस बुलेटिन की PDF हासिल करना चाहते हैं तो अमृत उपाध्याय 007 टेलीग्राम चैनल पर जाइए, जहां इसकी PDF रोजाना मिलती है। और आज पूछे गए सवालों का जवाब जरूर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। ख्याल रखिए। नमस्कार।